नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके हरियाणा पुलिस और सीईटी वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस का तो अभी जो पीएमटी चल रही है, आगे एग्ज़ाम भी होगा, और सीईटी जो इसमें अब नया जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर निकाला गया है, री एडवर्टाइजमेंट किया गया है। तो जल्द ही जो आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे इलेक्शन होने हैं, तो सरकार जो इसका फ़ायदा यहाँ पर लेना चाहती है, तो जल्द ही आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो सभी के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा, भारत में उद्योगों को स्थापित करने का जो प्रयास है सबसे पहले किया गया था 1884, 60 या 54 या फिर 1862 में। उद्योगों को स्थापित करने का जो प्रयास सर्वप्रथम कब किया गया था, और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कब हुआ था? 1854 में। तो भारत में जो आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुई? 1854 में। कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई थी। मुंबई में यहाँ पर लगी थी पहली सूती कपड़ा मिल, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय पूंजी और उद्यमिता थी। तो उसके बाद फिर जूट उद्योग जो इसने 1855 में कलकत्ता के पास हुगली जो घाटी है, इसमें भी विदेशी पूंजी और उद्यमिता के साथ एक जूट जो मिल है इसकी स्थापना की थी। तो सबसे पहले की बात है यहाँ पर, तो ये 1854 में थी मुंबई में, जो कपास की जो फैक्ट्री थी सूती मिल की, तो ये जो सबसे पहले लगी थी। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राज्य का दर्जा, राज्य में जो दर्ज वन क्षेत्र है 155,910, जो राज्य के भूगोल क्षेत्र का कितना है? तो ये 2011 जो उसके अनुसार है। तो इनके अनुसार जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी, अर्थात 3.5%। तो इतना जो यहाँ पर ये माना गया है। और एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ पर है? तो सबसे अधिक जो वन आच्छादित जो क्षेत्र है ये पंचकुला है, और सबसे कम कौन सा है फिर? तो ये पलवल है। और फिर 2019 में भी एक रिपोर्ट आई थी, इसके अनुसार हरियाणा में जो ये कुल जो वन आवरण जो क्षेत्र था ये 1602 था, 1602 44 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के 3.262% है। तो ये 2019 की बात है, ये 2019 के अनुसार है, ये 2011 के अनुसार, क्योंकि ये आंकड़े हैं ये बदलते रहते हैं। इसके बाद है, इनमें से कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट से निकलती है? साहिबी, मारकंडा, इंदौरी या घग्गर। और एक क्वेश्चन नदियों से भी एग्जाम में जरूर आता है। तो कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियाँ जो मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास है वहाँ से निकलती है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, तो कौन सी है? ये साहिबी है। इसके बाद आ जाता है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? औरंगजेब, शाह आलम, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर के साथ। तो लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? और ये हुआ था बहादुर शाह जफर जो है इनके साथ में। बहादुर शाह ये अंतिम मुगल सम्राट थे। कई बार आ जाता है अंतिम मुगल कौन थे, तो ये बहादुर शाह ही थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके समय इन्हें अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है, 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 था, तब इनकी आयु का अनुपात 4.1 था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर क्या है, माना जो पुत्र जो है इनकी वर्तमान आयु कितनी है? x है, और पिता की कितनी हो जाएगी? पिता की हो जाएगी 4x, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व और पुत्र की आयु, तो ये कितनी होगी? तो हो जाएगी x-5। और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो ये कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 4x, क्योंकि पिता है 4x-5। तो फिर इसको जो है हल कर लो,
तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5 प्लस में x माइनस 5 बराबर 40। तो ये आ जाएगा 5x बराबर 40, 10 में 50, 40 और 10 50। तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका ये 10। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु फिर ये हो जाएगी 4x बराबर 40 और x बराबर कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 40। तो ये आ जाएगी 40, x बराबर यही आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है x बराबर जो है यहाँ 4x बराबर 40, तो ये जो आ जाएगी जो ऑप्शन यहाँ पर डी में है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोज किया गया शहर गुड़गांव, हिसार, पानीपत या भिवानी है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोजा गया, और ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है तो कौन सा है, ये हिसार है। और स्टील सिटी और किले से जान जाता है, स्टील सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा मैग्नेट सिटी भी कह सकते हैं आप इसे। और इसके अलावा जो ये भैंस अनुसंधान केंद्र जो है, सब भेड़, तो ये भी हिसार में है। गुजरी महल ये भी हिसार में है। इसके बाद है दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का जो कारण है, ये घर्षण है, अपकेंद्री बल है, गुरुत्व है या श्यान बल है। तो जैसे दूध से जब हम जो है घी निकालते हैं तो वो कह सकते हैं, या जैसे कपड़े धोते हैं मशीन में, वॉशिंग मशीन में, तो वो भी एक ही बात है। तो इसमें कौन सी क्रिया जो काम आती है जब कपड़े सुखाते हैं वॉशिंग मशीन में, तो इनमें जो है केंद्रीय बल लगता है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या है, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहा जाएगा। इसके बाद है हम इतनी जो राशि है यहाँ पर 30,000, इसका निवेश करके एक व्यापार शुरू किया था, और कुछ समय के बाद अजीत उस व्यापार में शामिल हो गया और उसने 20,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। अजीत उस व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ था। तो यहाँ पर भी माना अजीत उस व्यापार में x महीने के बाद शामिल हुआ था। तो यहाँ पर फिर जो अनुपात लगेगा, लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो जो राशि है यहाँ पर ये वाली 30,000 1 2 3 गुणा में 12 महीने बटे में कितना, ये जो राशि है 20,000 1 2 3 और गुणा में 12 माइनस में x 2/1 अनुपात। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये जाएगा 3 गुणा में 6 2 ब्रैकेट 12 माइनस में x। तो फिर x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आ जाएगा ये 12 माइनस 9 3। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर वो 3 महीने के बाद उसमें जुड़ा था, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है निम्न श्रृंखला में अगला पद बताइए। तो कौन सा जो क्रम है यहाँ पर इसमें चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे B से I जो है इसमें 7 अल्फाबेट आ जाते हैं, I से P में भी 7 आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से फिर हमें नेक्स्ट देखना होगा। तो नेक्स्ट में जब हम देखेंगे तो W जाए आएगा। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट में देखें तो D से K से R, इसी प्रकार से नेक्स्ट 7 तो 7 अल्फाबेट देखें तो Y A और C ये वाला आएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। सूची 1 को 2 के साथ, सूची 1 में स्थल है और 2 में जो है खनिज है, इनका मिलान करना है कौन सा कहाँ पर है। तो जैसे ये हजारीबाग जो स्थान है, यहाँ पर जो अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक। नवेली जो है यहाँ पर भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट कह देते हैं, ये पाया जाता है। झरिया जो स्थान है यहाँ पर पाया जाता है कोयला, और राउरकेला यहाँ से हमें प्राप्त होता है लोहा। तो ऐसे जो इनका मिलान होगा।
और मिलान आधार पर देखें तो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा। तो हजारीबाग से अभ्रक, नवेली से बुरा कोयला, झरिया से कोयला और जो राउरकेला है यहाँ से लोहा हमें प्राप्त होता है। इसके बाद है स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं नोस्टोक शैवाल, एजोटोबैक्टर जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु या फिर ये सभी। तो स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, ये सभी के सभी। नील हरित शैवाल, नोस्टोक सहजीवी जीवाणु, राइजोबियम और स्वतंत्र जीवी जीवाणु, एजोटोबैक्टर सभी स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कलिंग पुरस्कार, दिया जाता है यूनेस्को, उड़ीसा सरकार, बीजू पटनायक या CSIR के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है और ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिए गए हैं। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं बीजू पटनायक, मतलब थे ये पहले। तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्राम को अस्थायी रूप से CPU का प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्राम को अस्थायी रूप से CPU का प्रयोग करने की अनुमति देता है? कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, जो यहाँ पर प्रोमेटिव है, सिंगल यूजर या मल्टी यूजर। तो इनमें जो है ऑप्शन ए में जो दी गई है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। इसके बाद है यमुना नदी हरियाणा में कौन से जिले से प्रवेश करती है? यमुनानगर, भिवानी, कैथल या करनाल से? यमुना नदी, यमुना से यमुनानगर ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यमुनानगर जो है यहाँ से प्रवेश करती है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि P बराबर 6, J 4, L 8 और M 24 है तो ये जो यहाँ पर कोड है इसके बराबर क्या होगा? तो जैसे ये जो यहाँ पर दिए गए हैं P है, जैसे P बराबर 6 है तो यहाँ पर इन किस जगह पर आपने ये वाले रख लेने हैं। तो जब इसे हम रखेंगे तो फिर जो बोडमास वाला जो नियम होता है भाग गुणा जमा माइनस, वो आपने यहाँ पर लगाना होगा। तो जब हम उसे लगाएंगे तो फिर कौन सा वाला बनेगा? तो ये बन जाएगा 24 हो जाएगा भाग 8 गुणा में 4 प्लस में 6। तो सबसे पहले जब भाग होगी तो 8 ये 24 हो जाएगा, ये यहाँ पर गुणा है, गुणा में 4 प्लस में 6 भाग हो गई हमारी। उसके बाद आ जाती है गुणा की बारी, तो फिर गुणा हो जाएगी 4 3 12 6 भाग हो गई, गुणा होगी, फिर जमा हो जाएगी 12 6 18। तो इस प्रकार से जाए बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर जो हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, क्वेश्चन है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? यमुना, सरस्वती, घग्गर या मारकंडा? हरियाणा की। तो हरियाणा की जो है इनमें कौन सी है? तो ये यमुना नदी है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 1756 स्थापन के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? 1756 स्थापन में। तो ये उस समय अंग्रेजों का अधिकार था, सिखों का, मराठों का, या किसी का भी नहीं था। तो किसके नियंत्रण के अधीन था? तो ये था मराठों के अधीन, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है। और इसी दौरान फिर ये पानीपत जो इनका युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध, क्योंकि पानीपत अपनी 3 लड़ाइयों के लिए जान जाता है। 1756 और तो 3 जो यहाँ पर लड़ाई हुई थी। तो सबसे पहली जो है ये उसमें हुई थी 1526 में। तो 1526 जो इसमें हुई थी सबसे पहले 21 अप्रैल 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें क्या है, बाबर जीत गया था, बाबर। तो बाबर जो इसमें जीत गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। दूसरी जो है फिर ये हुई थी 5 नवंबर को, 5 नवंबर और 1556 में।
अकबर और जो हेमचंद्र जिन्हें हेमू कह देते हैं, इनके बीच में हुई थी। और इसमें जो है अकबर जीत गया था, अकबर ये जीत गया था इसमें। इसके बाद फिर जो तीसरी हुई थी 1761 में, 1761 में मराठा सदाशिवराव भाऊ और अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें जो अब्दाली जो है ये जीत गए थे, अब्दाली। तो ये मराठे जाए यहाँ पर सी आंसर इसका रहेगा। तो 3 जाए यहाँ पर ये लड़ाइयाँ हुई थी और एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम में। इसके बाद है मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है, CPU, ALU, CO या फिर मेमोरी। तो मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करता है। और जो ऑप्शन ए में दिया गया है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से एक विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु जनित रोग, डेंगू, म्यादी बुखार, एड्स या सिफिलिस। तो कौन से एक विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा, म्यादी बुखार। इसके बाद हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है, किसमें, जुलाई से सितंबर। तो ये पछुआ पवन है, व्यापारिक पवन है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन है या पश्चिमी विक्षोभ है। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन सी वाला है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। जैसे अब जुलाई का महीना वर्षा हो रही है, तो अगर यहाँ पर देखें तो जुलाई से सितंबर वाला महीना तो वर्षा का महीना भी इसको माना जाता है। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनों के द्वारा वर्षा होती है। नेक्स्ट आ जाता है, चीनी यात्री हिनसंग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आए थे। चीनी यात्री हिनसंग, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन या फिर माधव गुप्त। और ये जो आए थे, जो ये थानेसर के जो शासक थे हर्षवर्धन, तो इनके समय में आए थे। और इनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, जिन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित काव्य लिखा था। और ये जो हर्षवर्धन है, इनका समय जो है ये माना जाता है 606 से 647 ईस्वी। और ये जो हिनसांग है, इनको जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और ये प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे, 15 साल तक जो है भारत में रहे थे। और जिसके इन्होंने ये जो भारत के बारे में जो बताया था, तो ये जो इनकी पुस्तक है जिसका नाम सीयूकी है, सीयूकी। तो ये वाली पुस्तक है जिसमें इन्होंने वर्णन किया था यहाँ पर जब ये आए थे, घूमे थे। भारत का विवरण जो इनकी पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है वर्ष 2022 में जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, अब तो यहाँ पर 2020 भी जीत चुका है भारत। तो इसका जो टाइटल स्पॉन्सरशिप जो था अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी ने इसके साथ समझौता किया था। 2022 में जो IPL है, इसके टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 साल के लिए इनमें से किस कंपनी ने समझौता किया था। टाटा ग्रुप, वीवी समूह, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या रिलायंस इंडस्ट्री। और इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो टाटा ग्रुप ने किया था। तो जैसे कि अब ये BSNL के साथ जाए टाइप कर रहे हैं, मतलब हाथ मिला रहे हैं, हो सकता है इसका कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद है प्रेजेंटेशन अर्थात जो स्लाइड शो है तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस या इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए, और इसके लिए जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो कौन सा है, पावर पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या करती है। पोटेशियम डोमक्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, पोटेशियम परमंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, फिल्टर पेपर पर हल्दी, सिल्वर नाइट्रेट की परचरी सिलिका। तो जो ये शराब पीकर जो चलाते हैं गाड़ी, तो जब उनका सांस जो श्वसन परीक्षण जो होता है, तो उसमें जो यातायात पुलिस जो होती है उनका जो चेक करती है मशीन के द्वारा, तो क्या होता है इसमें। तो इसमें जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है उसमें ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड होता है।
और जब परीक्षण किया जाता है, यदि इसमें तीव्र सिरके जैसी गंध आती है तो इसका मतलब है कि चालक ने शराब पी रखी है। वैसे भी पता लग जाता है दुर्गंध से, लेकिन बहुत सी परिस्थिति ऐसी है जिसमें पता नहीं लगता, तब इसमें चेक होता है। इसके बाद है गांधी इरविन समझौता हुआ था 1935, 29, 31 या 32 में। गांधी इरविन समझौता, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, कब हुआ था? वर्ष 1931 में। कंप्लीट डेट की बात करें तो ये था 5 मार्च 1931 में होता गांधी इरविन समझौता। डेट आ जाती है कई बार। और कहाँ पर हुआ था ये? दिल्ली जो है, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। और दिल्ली समझौता भी इसको कह देते हैं। इसी के तहत गांधी जी ने वर्ष 1931 में आयोजित जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस के प्रतिभागी के रूप में भाग लिया था। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नौशादार और नमक के मिश्रण से नौशादार अलग कर सकते हैं, चुंबक, आसवन, छानकर या ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नौशादार और जो नमक का मिश्रण है, इससे नौशादार को अलग किया जाता है और ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार संसद का किससे है। न्यायाधीश जैसे क्या है, न्याय दिलाता है। संसद क्या करेगी? मंत्री, कानून, निर्वाचन या राष्ट्रपति बनाएगी। तो जैसे न्यायाधीश में न्याय होता है, और इसी प्रकार जो संसद है इसका संबंध कानून से है। न्यायाधीश में जैसे न्याय होता है ऐसे संसद कानून बनाती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बनवास जो सरोवर है, ये कोपाल मोचन है, सनीत सरोवर, फाल्गु सरोवर या ब्रह्म सरोवर है। तो चारों तरफ से पक्का है ये, और पवित्र जो है सरोवर है, तो ये ब्रह्म सरोवर है जो कुरुक्षेत्र में है। और इसका जो उल्लेख है, ये 11वीं सदी में अल-बरूनी की पुस्तक थी किताबुल हिंद, तो इसमें भी इसके बारे में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डोमेन में एफआर किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए में दिया गया है, फ्रांस को, एफआर मतलब फ्रांस। डोमेन नेम जो है संगठन और देश के प्रकार द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, और डोमेन नेम में अंतिम भाग संगठन या देश के प्रकार को इंगित करता है। और यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में केवल 2 अक्षर हों तो उस देश को दिखाएगा। जैसे यहाँ पर एफआर मतलब फ्रांस। इसके बाद जो क्वेश्चन है, किस पुस्तक में हरियाणा के थानेश्वर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। वामन, पुराण, पृथ्वी या कथा साहित्य में। तो थानेश्वर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों के बारे में विवरण दिया गया है, और ये वामन पुराण में है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। कौन कौन सी? जिसमें ये कौशिकी है, सरस्वती है, और वैतरणी है, पुण्य है, तो ये वाली नदियाँ हैं। इसके बाद आ जाता है भूमंडलीय तापन जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों को जलाना है, बार बार ज्वालामुखी को फटना, पेड़ों को काटना, या पृथ्वी सूर्य के निकट होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका मतलब क्या है, और इसका अर्थ है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जीवाश्म ईंधनों को जलाना। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, कुछ घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी कहे जा रहे हैं। कुछ घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी कहे जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़ों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पैरों की संख्या 70 है, घोड़ों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या है, माना जो घोड़े हैं, घोड़े की संख्या कितनी होगी, x होगी, और आदमियों की तो इनकी x हो गई। अब घोड़े के क्या हैं, घोड़े के 4 पैर होते हैं, और आदमी के कितने होते हैं, 2। तो हम इसका जब समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, x/2 गुणा में 2 प्लस में x गुणा में 4 बराबर में 70। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस में 4x बराबर में 70। तो बन जाएगा 5x बराबर में 70 और x बराबर में 14, 14×5 = 70।
तो कितने हैं यहाँ पर, ये 14 है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। शिमला के समीप जो डगसा स्थान है, बहरोड पहाड़ी, गढ़वाल हिमालय, ये कोई सा भी नहीं। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है, और उद्गम स्थल कौन सा है, तो ये शिमला के पास जो डगसा स्थान है वहाँ से ये निकलती है। नेक्स्ट आ जाता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम होना चाहिए 1/10 सेकंड या 0.2 सेकंड। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का जो समय अंतराल होना चाहिए, और समय अंतराल ये होना चाहिए 1/10 सेकंड का। इसके बाद है हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। तो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार कितना है, और देशांतरीय विस्तार जो ऑप्शन ए में दिया गया है 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य में। और ये तो बात है यहाँ पर देशांतर की, लेकिन इस क्वेश्चन में भी जो है और कई बार जहाँ मुश्किल इसमें भी जो इस क्वेश्चन को भी बनाया गया है। तो यहाँ पर आपने जैसे हमने 74-28 की बात की, 74 डिग्री 28 की, तो यहाँ पर भी इसमें जो है 27.8 आपने देखा होगा कई जगह पर 74, 27 डिग्री और 8 ऐसे भी हो सकता है आपने देखा हो। और इससे लेकर 77 डिग्री 36.5 यहाँ तक जाए फैला हुआ है, इतना विस्तार है। हो सकता है एग्जाम में 74 डिग्री 28 ना देकर ये वाला दिया हो। तो 74, 27, 8 से 77, 36, 5 तक फैला हुआ है। तो ये तो है जो यहाँ पर देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ पर अगर हम जो है उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश जो है ये 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 और 5 इतने तक विस्तार है। और इससे 27 जो 74, 27, 8 से 77, 36, 5 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है इनमें से विषम चुनिए, ज्वालामुखी, टोर्नेडो, चक्रवात या हरिकेन। तो एक अलग है यहाँ पर, और अलग कौन सा है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी को छोड़कर सभी जाए यहाँ पर ये हवाएं जो होती हैं, हवाएं, तेज हवाएं, इनके नाम हैं, जैसे हम यहाँ पर आंधी का देते हैं। इसके बाद है कवपार्श्व ग्रंथियाँ होती हैं, प्राथमिक लिंग ग्रंथियाँ, सहायक, दोनों या कोई सी भी नहीं। कवपार्श्व ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कवपार्श्व जो है यहाँ पर ये एक सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबे के पुल को पार कर सकती है। तो कितने टाइम में पार करेगी। तो रेलगाड़ी की गति कितनी है, स्पीड, गति जो है यहाँ पर ये 90 किलोमीटर की है, 90 किलोमीटर घंटे की। तो यह क्या होगा, 90 गुणा में 5/18 मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 मीटर सेकेंड। और फिर दूरी कितनी है, दूरी, तो दूरी हो जाएगी 150 और साथ में 200, तो कितनी हो जाएगी 350 मीटर की। तो फिर समय कितना होगा, समय का सूत्र लगेगा, समय का जो सूत्र है क्या होता है, दूरी बटे गति, दूरी बटे में गति। तो कितना हो जाएगा 350 में और बटे में 25, कितना हो जाएगा 14 सेकेंड, 14 सेकेंड, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य
ये कौन से ज़िले में है? हिसार, सिरसा, कैथल या फिर पलानी। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य तो कहाँ पर है ये? और ये कैथल में है। और इस वन्यजीव अभयारण्य की जो स्थापना जो है ये 1988 में हुई थी, 29 जुलाई में, 29 जुलाई 1988 तो इसमें हुई थी। और 4452.85 इतने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और सुंदर जंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कौन कौन से यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं? जिसमें हिरण है, चीतल, जंगली बंदर है, सांभर, नीलगाय, रोजगार देते हैं जिसमें ये पाए जाते हैं। इसके बाद है में कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल? तो पश्चिम साइड में है। अब पश्चिम में कौन सा लगता है? तो पश्चिम में या राजस्थान यहाँ पर लगता है। इसके बाद है एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति क्या है? वसीय अम्ल है, प्रोटीन है, इम्यूनो अम्ल है या स्टेरॉइड है? एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति, और जो ऑप्शन डी में दी गई है स्टेरॉइड की। इसके बाद है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना ये की गई थी? जगदीश सिंह, विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार या जसजीत कौर ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना। और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ही वाला। तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की जो स्थापना है जगदीश सिंह जो है इन्होंने की थी और यह हुई थी 2003 में। और भिवानी जो इनको बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसके अलावा जो मिनी क्यूबा ये भी कहा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए इनमें जो उपयोगी पदार्थ है ये धावन सोडा है, फिटकरी है, बेकिंग सोडा है, ये विरंजक चूर्ण है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, तो इसके लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं तो कौन सा? ये विरंजक चूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।